बच्चों नमस्कार। फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने चैनल SRG अकेडमी पर। बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेखपाल है, SSC है, रेलवे है, इन सभी एग्जामों में एक टॉपिक आता है गुणनखंड। इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों गुणनखंड से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बहुत कम समय में आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके बाद अगर आपको समझना तो आप कमेंट में जरूर लिखें। इससे संबंधित एक दो वीडियो और बन सकते हैं, वो हम आपको बना देंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनखंड से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी पहला जो क्वेश्चन बनेगा कुल गुणनखंड। पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? कुल गुणनखंड। बच्चे दूसरा क्वेश्चन जो यहां से संभव है वो बनेगा सम गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन होगा सम गुणनखंड। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ये मैंने देखा है। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई बनने वाला होगा विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड बच्चों, और इसमें चौथे टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंडों से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बनेंगे कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। बच्चों याद रखना, और इन सभी के योग से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन योग से भी बनता है कि कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और अभाज्य गुणनखंडों का योग। मेरे भाई आप लोग जैसा कि जानते हो कि अब इन इतने लंबे जो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको हो सका दूसरा वीडियो भी लाना पड़ सकता है। इसके लिए आपको निरंतर आपको चैनल पे बना रहना होगा, हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि जो गुणनखंड टॉपिक शुरू किया है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुणनखंड कहते किसे हैं। तो बेटा गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए, जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर 12, आप कहोगे जी सर 12 को हम लिख सकते हैं 1 में गुणे 2 में गुणे 3 में गुणे 4, 2 तिया 6 चौक 24। कहोगे सर जी ये तो 24 हो गए। बेटा एक बात याद रखना, इसको अगर हम ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखें, 1 कॉमा लगा के लिखें 2 3 4 और 6 और 12 और 12। जरा देखिएगा, गुणनखंड का मतलब होता है वह संख्या जिसका उसमें भाग चला जाए, उसे हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे 12 में जिस संख्या का भाग चला जाएगा उन सबको हम गुणनखंड कहेंगे, और 12 का जिस संख्या में भाग चला जाएगा वो गुणज कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणज किसे कहते हैं? तो गुणनखंड का मतलब होगा जैसे 12 में, अब जैसे हम कहें कि 70 है, 70 में 2 का भाग जा रहा तो 2 गुणनखंड हो गया। 70 में बच्चे अगर 35 का भाग जा रहा है तो 35 गुणनखंड है। 70 में 5 का भाग जा रहा है तो गुणनखंड है। भाई हम पूछे 8 है, अब 16, तो 16 जो है वो 8 का गुणज होगा। यानी जो पहाड़े हम लिखते चले जाते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा 2 का गुणज है, 3 का पहाड़ा 3 का गुणज है। यानी अगर हम कहें 15 है, अब 15 3 का भी गुणज होगा, 5 का भी गुणज होगा, है ना। तो कुल मिलाकर ये 12 है। आप कहोगे बिल्कुल सर सबको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं थी। ये क्या है? 12 है। तो यानी 12 के ये क्या हैं? आप कहोगे सर जी ये है गुणनखंड। वेरी गुड। 12 के ये क्या है? गुणनखंड। और इन सभी का ये गुणज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। गुणज का मतलब है कि 2 का भाग 12 में जा रहा, ठीक है, 3 चौकू 12, 4 तियो 12, 6 दूनी 12, 12 एकन 12। यानी ये वाली पूरा पोर्शन जो है वो गुणनखंड का होगा, और ये जो है ये गुणज का होगा। तो गुणनखंड और गुणज के में अंतर समझ में आया? जैसे अगर लिखे 2, अब 2 के गुणज कौन कौन होंगे? तो यानी 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौकू 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 2 छंग 12 होगा। यानी ये सब इसके गुणज हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि जैसे 15, अब इसके गुणनखंड की बात करें तो 1 है, 3 है, 5 है ना। इसके अलावा 1 3 5 और 15, ये इसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। अगर यही 15 के हम गुणज की बात करें तो याद रखना, गुणज जो होगा लिख देंगे 15,
30, 45, 15, 30, 45, 60 डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन आता है बेटा, अगर कभी भी गुणज की संख्या पूछी जाए, चूंकि अभी हमने आपको बताया था गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, लेकिन कभी जीवन में गुणज की संख्या नहीं पूछी जाएगी। अगर गुणज की संख्या पूछी जाए तो मेरे भाई आपको आंसर दे देना होगा अनंत, क्योंकि किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो रुकने वाले नहीं होते, वो इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। जैसे 2 का गुणज 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और हर दूसरी संख्या 2 का गुणज हो जाएगी। जबकि गुणनखंड सीमित होते हैं। जैसे आपको पता है 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर 15 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4 अब नहीं हो सकते हैं। अब लेकिन गुणज की बात करें तो गुणज तो चलते ही रहेंगे ना भाई, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 15 जोड़ते जाओ, यानी 15 का गुणा करते जाओ तो अनंत तक। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड एक निश्चित संख्या होती है, निर्धारित संख्या होती है, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन गुणज जो होते हैं वो अनंत तक चले जाते हैं। ठीक है, और गुणनखंड किसे कहते हैं तो आपको समझ में आए, वह संख्या जिसका दी हुई संख्या में भाग चला जाए वो क्या कहलाता है, गुणनखंड। और अगर कोई संख्या निरंतर चली जा रही है, गुणे में चलती चली जा रही है, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? आप कहोगे जी सर। अब इनकी संख्या कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1 यानी 1 एक ऐसी संख्या होती है जो सबका गुणनखंड होती है। एक ऐसी संख्या है जो सबका गुणनखंड है। जैसे अगर हम बात करें 8 है, कितना है, 8। अब इसके बेटा गुणनखंड कितने होंगे, इसका 1 गुणनखंड होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही सर। 2 भी इसका गुणनखंड होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या 3 होगा? नहीं होगा। 4 भी इसका गुणनखंड होगा और 8 भी इसका गुणनखंड होगा। आप कहोगे वेरी गुड सर। बेटा अगर हम इस 8 को देखें, इसको हम लिखेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब हो गया कि ये कहीं ना कहीं, एक तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया कि ये 2 की पावर 1 का भी गुणनखंड होगा, 2 की पावर 2 का भी गुणनखंड होगा और 2 की पावर 3 का भी गुणनखंड होगा। और आपको पता है 2 की पावर 0 का भी गुणनखंड होगा। तो 1, 2, 3, 4, अतः यह समझ में आया कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर हम यहीं पर 6 के कुल गुणनखंड पूछे तो आप कहोगे सर 6 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। बिल्कुल सही बात है। इनको फाइंड कैसे करेंगे तो आपको पता है, इसे लिखेंगे 2 में गुणे 3। वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया एक ऐसी संख्या है जो सबका गुणनखंड होती है, तो आप कहोगे सर जी तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 की पावर 0 में गुणे 2 की पावर 1। वेरी गुड। गुणे 3 की पावर 0 में गुणे 3 की पावर 1। यही तो बात हुई ना, चूंकि 2 की पावर 0 भी इसका गुणनखंड है, 2 की पावर 1 भी गुणनखंड है, 1, 2, 3, 4। अतः यह समझ में आया कि अगर 2 की पावर 1 और 1, अगर इसमें देखें, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें और इसमें भी 1 जोड़ दें तो यहां से 2 दूनी और घातों का गुणा कर दें तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। बस यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। और अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, जैसे कहें 18, कौन सी संख्या लें, 18। अब इसके अगर हम गुणनखंड की बात करें तो बच्चे आप कहोगे सर जी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम लिखेंगे ये 1 का भी गुणनखंड है, 2 का भी गुणनखंड है, 3 का भी गुणनखंड है, 6 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा और बेटा 18 का भाग जाएगा। आप कहोगे वेरी गुड सर, क्या इसमें कोई संख्या बाकी तो नहीं? तो 1, 2, 3, 6 और 9 और 8, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा 18 को हम अगर फैक्टर करके देखें तो इसे लिख सकते हैं 2 में गुणे 3 की पावर 2। आप कहोगे जी सर, मेरे समझ में आया है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको देखें कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर, 1 मिनट, 2 की पावर 0 और इसमें लिख सकते हैं इसको
कामा 2 की पावर 1। इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक, अब 3 की पावर 2 को भी देखें। अगर हम इसको देखेंगे तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। जरा काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हाँ, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसमें कहीं अभी गड़बड़ हो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अगर इसको देखें, अगर 2 की पावर 1 है ना, अब इसके अलावा इसको अगर हम देखेंगे, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो बेटा कितना बनेगा, 1 और 1 2। और इसको अगर हम इसमें 1 जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कितना बनेगा, 2 और 1 3। और यानी कुल मिलाकर घातों में 1 जोड़कर अगर गुणा करेंगे तो 2 में गुणे 3, 2 तिया 6, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, इसमें आप लोग कहोगे सर जी एक पद को कंफ्यूज कर रहे हो, तो बेटा एक बात देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा पावर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें एक पद देखिए 6 आ रहा है। अब इसकी तो ना तो 2 की पावर में बनेगा और ना ही 3 की पावर में बनेगा, तो हमें कहीं ना कहीं 3 की पावर देखिए 0 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर और 2 की पावर भी 1 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई वो अलग ही रखना पड़ेगा। इनको आप पावर में एकदम से एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो, है ना। अगर हाँ सारा कुछ पावर में होता तो अभी बात बन जाती। तो आप एक बात समझिएगा कि आपने क्या देखा, पिछले सवाल में भी एक चीज है कि घातें जितनी आ रही थी, कुल गुणनखंडों में घातों में जितनी आई उसको एक एक जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। अतः मेरे एक बात ये समझ में आ रही है बच्चे, थोड़ा गहराई से समझिएगा। अगर कोई संख्या n है, इसके गुणनखंड जो है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है, और यहां से कुल गुणनखंड पूछा जाए, कुल गुणनखंड, तो मेरे भाई जरूरी नहीं 3 पद हो, डी भी हो सकता है, लेकिन याद रखना अभी आपको बता रहे कुल गुणनखंड जैसे पूछा जाए तो p यानी कुल गुणनखंड का मतलब है घात में 1 जोड़ दीजिए और गुणा करा दीजिए, घातों में 1 जोड़कर गुणा करा दीजिए। जहां याद रखना a b c इन्हें अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। जहां ए बी सी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ए बी सी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहां ए बी सी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। अब जरा देखिए, अब याद रखना अगर कोई संख्या सम है तो ये तय है, फिक्स है कि ए का मान 2 ही होगा, क्योंकि ये 2 होगा। अब यहां से कुल गुणनखंड के बाद अगला क्वेश्चन आता है सम गुणनखंड का। किसका, सम गुणनखंड। बेटा इसमें सम गुणनखंड का, अरे भाई बच्चों थोड़ा लाइट चली जाती है, कोई बात नहीं, इन्वर्टर लग चुका, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी लाइट एकदम से गई तो गड़बड़ हो गया। खैर आप लोग, मुझे उम्मीद है लाइन पे होंगे और आप समझेंगे। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं ये कुल गुणनखंड हो गए। अगर यहीं पर अगर आपसे पूछे कि भैया हमें सम गुणनखंड बता दीजिए, सम गुणनखंड, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जब आप सम गुणनखंड की बात करोगे तो इस कंडीशन में एक बात आप याद रखना कि a का मान 2 ही होना चाहिए, ठीक है। सम गुणनखंड का मतलब हो गया a की पावर जो p है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, p में गुणे p प्लस 1, अरे p प्लस 1 क्यों भाई, q प्लस 1, p में गुणे q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। याद रखना सम गुणनखंड की कंडीशन में a का मान 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर सम गुणनखंड पूछ रहा है और अगर संख्या सम नहीं है तो वहां सम गुणनखंड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर विषम गुणनखंड की बात करें
तो प्यारे बच्चों, जब विषम गुणनखंड की बात होगी तो मेरे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हो कि विषम गुणनखंड में एक का काम ही क्या है, दो का काम ही क्या है। तो इसका मतलब हो गया, अगर हम विषम गुणनखंड की बात करें तो उसमें हम एक ही वैल्यू को लेंगे ही नहीं, इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो इसमें केवल q+1 और r+1 से काम चला लेंगे। और अगर यहीं पर प्राइम फैक्टर की बात पूछे, अभाज्य गुणनखंड कौन से, तो बच्चों आप कहोगे अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो मेरे भाई, आप इन घातों को यूं ही जोड़ दो, p + q और +r। तो ये रहा आपका। तो गुणनखंडों में अगर आपको कोई संख्या दी है, देखिए जैसे ही गुणनखंड निकालो तो गुणनखंड को सबसे पहला काम अभाज्य संख्याओं में छोटा छोटा तोड़ लीजिए। जैसे 2 की पावर में है, 3 की पावर में है, 5 की पावर में है। अगर कहीं पर अभाज्य संख्या ना होकर भाज्य संख्या है तो उसे ब्रेक कर लीजिए। जैसे कहीं 6 की पावर 3 आ रहा है तो 6 को पहले लिखना होगा 2 में गुणे 3, क्योंकि ए बी और सी, किसको, ए बी और सी, इसको अभाज्य होना अनिवार्य है। अगर ये अभाज्य नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं होगा। किसी कीमत पर ए बी सी को अभाज्य संख्याओं में तोड़ना जरूरी है। अब आपको पता है, जब अभाज्य संख्या हो जाएंगी फिर ये घातें हो जाएंगी। अब किसी की घात 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, डट डट जो भी होगा। तो कुल गुणनखंड जब निकालोगे तो सभी की घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर देना होगा। अगर यहीं पर सम गुणनखंड की बात करेंगे तो केवल ए के ऊपर जितनी घात है उसको वैसे रखना, एक एक जोड़ देना होगा। ठीक है। सम गुणनखंड की कंडीशन एक होगी कि यहाँ पर ए का मान जो है वो मेरे भाई 2 ही होना चाहिए। ठीक है। विषम गुणनखंड की अगर हम बात करें तो ए के ऊपर जितनी भी घातें हैं उसको हम ए को लेंगे ही नहीं। कंडीशन एक होनी चाहिए कि ए का मान 2 होना चाहिए। अगर ए का मान 2 है नहीं तो हम फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर हमें विषम गुणनखंड निकालना है और उसमें 2 नहीं है तो आपको ये वाला लगाना होगा। और अभाज्य गुणनखंड का अगर निकालना होगा तो तीनों घातों को यूं ही जोड़ देना होगा। इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार आप लोग फिर समझिएगा कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या में दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए उसे गुणनखंड कहते हैं। गुणज का मतलब क्या होता है कि गुणज का मतलब होता है कि अगर उस संख्या को जितनी बार पहाड़ा पढ़ते चले जाओ वो होता है गुणज। गुणनखंड की संख्या आपको पता है, अगर कुल गुणनखंड पूछेगा तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, सम गुणनखंड पूछेगा तो इतने हो सकते हैं, विषम पूछेगा तो इतने हो सकते हैं, अभाज्य पूछेगा तो इतने हो सकते हैं। लेकिन अगर गुणज पूछे किसी का भी तो वो अनंत होता है। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये लाओ, अगला नहीं पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 35 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप देखोगे कि 35, आप कहोगे सर जी ये तो बहुत ही आसान है। तो 35 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। अतः इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 1, 5 की घात 1। इसे लिख सकते हैं 5 की घात 1 में गुणे 7 की घात 1। अब इसने क्या पूछा है तो आप कहोगे सर जी कुल गुणनखंड। क्या पूछा है? कुल गुणनखंड। क्या पूछा है? कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो प्यारे बच्चों, अगर कुल गुणनखंड पूछा है तो 1 में 1 जोड़ो 2 और 1 में 1 जोड़ो 2 और 2 दूनी 4। बच्चों बस यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 240 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे, अगर आप सोचोगे कि 240 तो आप देखिए, या तो आप इस तरह से आप डिवाइड करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में से डिवाइड करिए। 2 एकन 2 दूनी 4, 2 से फिर डिवाइड करिए। आप कहोगे सर जी ये तो 2 छंग 12 होता। हम कहेंगे बिल्कुल। फिर डिवाइड करिए, 2 तियां 6 होगा। आप कहोगे सर जी ये तो होता ही चला जा रहा। आप करते ही चले जाओ क्योंकि आपको अभाज्य से ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके अलावा इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 पचे 15 होगा। इसके अलावा 5 एकन 5 होगा। बच्चे आपको पता है 1 2 3 4, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 में गुणे 1, यानी 3 की पावर 1 में गुणे 5 की पावर 1। आप देखिए इस टाइप से, क्योंकि हमने 2 की पावर 4 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 का मतलब, क्योंकि 2 आया है बेटा 4 बार तो 2 की पावर 4। अब आप देखिएगा 3 अकेला है तो अकेला,
5 तियो 15। अब बेटा 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 हम गुणे 15 करेंगे, 15 छक्का 90, और आपको सर जी 1 15 9 24, यानी बिल्कुल सही है 240। अब इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो मेरे बच्चे आप ये बात समझिए कि 4 और 1 5, यानी सभी की घात में एक जोड़िए, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 5 दूनी 10 दूना 20। प्यारे बच्चों यही आंसर होगा अगला सवाल। 500 के कुल गुणनखंड। बेटा इसको हम क्या करेंगे, अब सीधा आपको पता है कि इसे हम लिख सकते हैं कि 125 में गुणे 4। आप कहोगे जी सर मेरे बिल्कुल समझ में आया है। अतः इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 में गुणे 5 की पावर 3। और 2 की इसके कुल गुणनखंड निकालोगे तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, इसमें 2 और 1 3, और 3 और 1 4, 4 तियो 12, यही आपका होगा राइट आंसर। आपको कहोगे सर जी एकदम कैसे कर दिया? क्योंकि आप जब कुछ ना समझ में आए तो इसे लिख सकते हो 5 में गुणे 100, और 100 को लिख सकते हैं 25 में गुणे 4, ठीक है, और 25 पंचे 125, यानी कुल मिला के इसके फैक्टर आपको करने ही होंगे। 24 के सम गुणनखंड, अच्छा सम गुणनखंड है तो बच्चे 24 की जैसे ही बात करेंगे तो बेटा इसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 और गुणे में 3 की पावर 1। अब इसमें क्या पूछ रहा है? सम गुणनखंड। क्या पूछ रहा है? सम गुणनखंड। अब बेटा जैसे ही आपको पता है सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों में मैंने आपको बताया था कि a का मान 2 होना अनिवार्य है, और इसके अलावा a के ऊपर जो भी घात है उसको जस का तस लिख देते हैं। तो अब जैसे आप देखोगे कि जी सर बिल्कुल आपने बताया था, अब 2 के ऊपर जितनी घात है उसको जस का तस लिख देंगे, यानी 2 होना अनिवार्य, हाँ 2 तो मिल गया 3, और गुणे में अब बाकी एक जोड़ दो तो 1 और 1 2, 3 दूनी 6। बेटा यही इसका राइट आंसर होने वाला है। 60 के सम गुणनखंडों का मान क्या होगा? तो बेटा देखिएगा 60 को हम लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, अतः यानी 4 में गुणे 15 लिख सकते हैं, ऐसे समझिए 4 में गुणे 15। 4 का मतलब 2 की पावर 2 में गुणे 3 में गुणे 5। अब इसमें सम गुणनखंड है तो आपको पता है कि 2 के ऊपर जो घात है वो ऐसी रहने वाली है, यानी 2। 3 के ऊपर कितनी घात है? 1, इनमें एक एक जोड़ दी, 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो जाएंगे इसके सम गुणनखंड। कैसे? क्योंकि आपको हमने अभी बताया कि इसमें भाई इसको पूरा फैक्टर करेंगे तो 2 के ऊपर 2, देखिए 2 3 5, इन्हें अभाज्य होना अनिवार्य है किसी भी प्रकार से, ये अभाज्य होना चाहिए। सम गुणनखंड है तो 2 के ऊपर जितनी घातें हैं उनको वैसे उतार लेना है, इसके अलावा बाकी संख्याओं में जितनी घातें हैं उनमें एक एक जोड़ देना है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब बेटा देखिए 40 के विषम गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो इसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 में गुणे 5, 8 में गुणे 5। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में गुणे 5 की पावर 1। आप कहोगे जी सर मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब विषम गुणनखंड की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि जब विषम गुणनखंड की बात करेंगे तो भैया उसमें 2 का क्या काम? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब मेरे पास विषम है तो सम का क्या काम है ना? तो इसको हम देखेंगे ही नहीं, तो आपको पता है इसमें विषम गुणनखंड होंगे 1 + 1। इसका आंसर क्या होने वाला होगा? 2। बात खत्म। इसमें केवल 2 विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है। अगर आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हो, 8 पंचे 40, ठीक है, तो 1 और 5 मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, गजब का सवाल है। 180 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो बच्चे अब आप इसमें पूछ लिया है तो 180 को हम लिख सकते हैं 4 में गुणे 36, नहीं इसको हम लिखेंगे नहीं 4 में गुणे 45, 4 में गुणे 45 से लिख सकते हैं। बेटा अगर हम इसको लिखेंगे 4 में गुणे 45, और इसको और लिख सकते हैं 4 में गुणे 9 में गुणे 5, और इसको देखिए अतः इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 1। जरा समझिएगा, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करें। अब जैसे इसका देखिए कुल गुणनखंड यानी टोटल फैक्टर, तो 2 और 1 3, क्योंकि कुल गुणनखंड की बात हो रही, 2 और 1 3 और 1 और 1 2,
तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये हो जाएंगे इसके टोटल गुणनखंड। क्योंकि टोटल गुणनखंड का मतलब हो गया, कुल गुणनखंड का मतलब हो गया कि जितनी घातें हैं उसमें सभी में एक एक जोड़ देना होगा। अगर हम इसके इवन फैक्टर देखें, जिसको बोलते हैं सम गुणनखंड, इवन फैक्टर, तो आपको पता है इवन में हम क्या करेंगे कि 2 के ऊपर जितनी भी घात है, 2 के ऊपर जितनी भी घात है उसको उतना ही लेंगे। तो 2 के ऊपर 2 घात है तो इसको इतना ही लेंगे। इसके अलावा बाकी सभी में एक एक जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 2 3 6 दूनी 12। बस बेटा यही आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे ऑड फैक्टर। अब ऑड फैक्टर लेंगे तो वही बात, 2 का क्या काम है, कोई काम नहीं है, तो यानी 2 और 1 3 और गुणे में 1 और 1 2, यानी बेटा कितना आंसर हो जाएगा, 3 दूनी 6। यही इसके आंसर बनेंगे। क्योंकि टोटल फैक्टर यानी सभी में एक एक जोड़ दो। इवन फैक्टर में, इवन फैक्टर का कंडीशन ये होती है कि 2 के ऊपर जितनी घातें हैं केवल सम ही तो लेनी है, तो 1 से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो केवल 2 से ही काम करेंगे, 2 में गुणे बाकी एक एक जोड़ दो। ऑड फैक्टर में क्या काम करेंगे, 2 का काम ही खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगला सवाल, 360 के सम गुणनखंड, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, इन सब का मान पूछा गया है। तो 360 को हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 90 में गुणे 4, और 90 यानी 8, इसका मतलब इसमें 8 का भाग जा रहा है, तो इसको देखो 8 का भाग जा रहा है, तो 8 में गुणे 8 चौकू 32, 8 पंच 40, बिल्कुल सही। अब देखिएगा इसको और अगर ब्रेक करेंगे तो आपको पता है 45 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में गुणे 5। और प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर, अच्छा इरेजर सेलेक्ट है, 2 की पावर 3, अतः इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में गुणे 3 स्क्वायर में गुणे 5। अब इसमें अगर हम देखें टोटल फैक्टर की अगर हम बात करें, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, तो बच्चे आप लोग तुरंत बताओगे सर जी 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी आप कहोगे 4 कहां से है, क्योंकि कुल गुणनखंड है, तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2। अब बेटा अब इसको देखेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, यही इसका आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें इवन फैक्टर की बात करें, यानी सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें, तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो कि इवन फैक्टर में हम क्या करेंगे कि इवन फैक्टर में जो 2 के ऊपर पावर होगी उसको हम जैसा है वैसे लिख लेंगे। तो इसमें 2 के ऊपर कितनी घातें हैं, 3, तो 3 को ऐसा ही लिख लेंगे और बाकी सभी में एक एक जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3। बेटा जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर कितनी घातें लेते हैं, 1 लेते हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप जानते हो 2 होगा। अब इनको गुणा कर दो, 3 त्रिका 9 दूनी 18। आप कहोगे सर जी इसका आंसर 18 होगा। अगर हम बात करें ऑड फैक्टर, यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या, और जब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो भैया 2 का क्या काम है, भाई जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो फिर 2 का क्या काम है, 2 का तो कोई काम ही नहीं है, 2 को हटा दो। अब हम जैसे 2 को हटाएंगे तो यहाँ 2 और 1 3, और 1 और 1 2, 3 दूनी 6, बस यही बच्चे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 1728 के गुणनखंडों की संख्या, इसको मैं आपको होमवर्क में छोड़ूंगा, इसका आंसर आप लोग पेस्ट करिएगा। बस इतना बताइए 12 का घन है, ठीक है। थोड़ा सा अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 240 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चे में अभाज्य अभी हमने एक क्वेश्चन कराया नहीं इसलिए इसको बता दे रहे हैं। इसको देखो 240 है, आप कहोगे सर जी इसे हम लिख सकते हैं 240 में गुणे 10, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप कहोगे जी सर। अच्छा 224 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 में गुणे 3, और बेटा इसको लिख सकते हैं 2 में गुणे 5। फाइनली मेरे एक बात समझ में आ गई कि इसको 2 की पावर 4 में गुणे 3 में गुणे 5, अतः मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 में गुणे 3 में गुणे 5, बस बात खत्म। अब 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, और 16 ત્યાં होता है 48, 48 पंचे होते हैं 240, पहाड़े याद करिएगा। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की बात पूछी गई है, तो बच्चे आप लोग जैसा कि जानते हो कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि केवल घातें जोड़ दो, तो 4, इसके ऊपर कोई घात नहीं तो इसके ऊपर एक घात मानी जाएगी 1 और प्लस 1, 4 1 5 और 1 6,
बेटा यही इसका आंसर बनेगा। गजब का मामला है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोग कर पाएंगे? देखिए 30 की पावर 26 है, अच्छा क्वेश्चन है। ये रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दबा के मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा पेपर उसी से मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए 30 को हम लिखेंगे, देखिए इसे लिखेंगे 2 में गुणे 3 में गुणे 5 की होल पावर 26। इसे हम लिखेंगे 5 की पावर 2 की होल पावर 51 में गुणे, इसे लिखेंगे 2 में गुणे, एक मिनट, क्योंकि इसे 4×3=12 लिखेंगे तो अर्थात 2 की पावर 2 में गुणे 3 की होल पावर 23। अब होगा खेला, खेला सुना है ना, राजनीति होता था अभी तक, अब होगा गणित में। देखिए 2 के ऊपर कितनी घातें हैं? आप कहोगे सर जी 2 के ऊपर इसके ऊपर 1 घात है। अब चूंकि एक कंडीशन होती है कि जब ब्रैकेट लगा हो तो 26 एकन 26, यानी जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होगा। तो 2 के ऊपर प्यारे बच्चों घातें जो बनेगी 26 एकन 26। आप कहोगे जी सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। प्लस अगर इधर देखें तो 23 दूना 46, इधर कितना होगा 23 दूना 46, ये हो जाएंगी 2 की घातें गुणे में। अब जरा देखो कहीं पर पूरे सवाल में 3 दिखाई पड़ रहा है? हाँ पड़ रहा है। तो 3 के ऊपर इधर कितनी हो जाएंगी? 26 एकन 26। आप कहोगे जी सर। अब प्लस और कहीं दिखाई तो 23, और जिसके ऊपर कोई घात नहीं है 23 एकन 23। आप कहोगे वेरी गुड सर, मेरे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके अलावा 5 को देख लीजिए, अगर हम 5 की बात करें तो 5 की घात 26 एकन 26, और प्लस अगर हम देखें कि 5 घात 26 एकन 26, 51 दूना 102। आप कहोगे जी सर। अब जरा देखिए, अब इसमें क्या पूछा गया है? सम गुणनखंड पूछा, विषम पूछा, और ना ही इसमें किसका पूछा? कुल गुणनखंड पूछा। केवल अभाज्य गुणनखंड पूछा, प्राइम फैक्टर पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इनको एक साथ सभी को जोड़ देना होगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब किसी के मन में फिर से आपको बता रहे हैं कि ये 26 + 46, देखो 2 के ऊपर 26 एकन, एक तो घात 26 यहाँ पे आ गई, प्लस और 2 के ऊपर 23 दूना 46 ये हो गई। अब 3 की घात 26 एकन 26 तो ये हो गई, और 23 एकन 23 ये हो गई, और 51 दूना 102 और प्लस 26। अब इसको जोड़ने का अगर हम प्रयास करेंगे 26 × 78, ये सीधा सीधा जोड़ेंगे। आप कहोगे जी सर आपने बहुत अच्छे से बताया। अब जरा देखिएगा, अगर 23 में 46 जोड़ेंगे तो बेटा कितना बनेगा? 29 बनेगा, और प्लस 102 बनेगा। अब यहां से अच्छा 69 बनेगा, हमने 29 लिख दिया। अरे हट जा भाई, यहां पर ये 69 बनेगा भाई, 29 नहीं बनेगा, घटना थोड़ी है, जुड़ना है। अब जरा देखिए 78। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते थे? एक प्रोसेस होता है, अगर ऑप्शन होते डिजिटल सम से, अगर डिजिटल सम लगा के तो आप यहीं से निपटा सकते थे, ठीक है, लेकिन वो हम आपको अलग से कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब आपको समझा देंगे। जरा देखिए 8 9 17 और 2 19 हासिल 1, 0 और 6 और 7 6 13 और 13 और 1 14 हासिल वाला, 1 और 1 2। बेटा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए हम यहीं पर रखेंगे, और आप लोगों को जो गुणनखंडों से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें, या आपको जो भी राय देना हो, जो भी सुझाव देना हो, आप लोग जरूर लिखें यहीं पर।